नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है, बड़े कायदे से लगती है। कई लोगों को बड़ी तकलीफ भी है, लेकिन क्या करें, पाठशाला है तो क्लास तो लगानी पड़ेगी। खबर का हर चैप्टर थोड़े विस्तार से खोलता हूं ताकि जो खबरें कहीं नहीं है, जो जानकारी कहीं नहीं है, वो आपको मिल सके और आप उस खबर के मास्टर होकर निकले। और न्यूज का इकलौता फैमिली शो है, क्योंकि खबर उस अंदाज में है जो आपको क्या, बच्चों को भी समझ में आएगी, अच्छों को भी समझ में आएगी। तो शुरू करते हैं, पाठशाला लगाते हैं अटेंडेंस। पाठशाला में आज आपके लिए लेकर आया हूं लेक्चर जीवी अमेरिका की मोदी ने कैसे क्लास लगाई। पीएम मोदी ने आज आपको इसका चैप्टर बताऊंगा। और बतौर भारतीय आपको यह देखना चाहिए कि अमेरिका को भारत ने ऐसा जवाब दिया है जो बाइडेन बरसों याद रखेंगे। और यह भारत क्यों दे रहा है जवाब और क्यों दे पाया है, इसका चैप्टर खोलूंगा। इसके बाद नेहरू के बंगले में मोदी ने क्यों सबकी एंट्री करा दी। अरे भाई, नेहरू जी का बंगला था, लेकिन अब सब रहेंगे उसमें। यह कैसे हुआ और क्यों हुआ, यह आपको बताऊंगा। और साथ ही क्या जनरल बाजवा, आर्मी चीफ जो है वो पाकिस्तान के, उन्होंने इमरान खान को थप्पड़ लगाया है, थप्पड़ मारा है इमरान खान को, यह भी आपको बताऊंगा आज पाठशाला। लेकिन सबसे पहले वो चैप्टर जो हर भारतीय को देखना चाहिए कि क्या अमेरिका को भारत ने पाठ पढ़ा दिया है। अमेरिका आज भी इसी भ्रम में जी रहा है। कुछ लोगों के दिमाग में बैठ जाता है ना कि हम ही हैं जो हैं। वक्त बीत जाता है लेकिन वो वहीं अटके रहते हैं। अमेरिका को लगता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा ठेकेदार है। अरे जाओ, उसे लगता है वो जो कहेगा वही होगा। अरे जाओ, गए वो दिन। वो खुद को दुनिया की क्लास का सोचता है कि मैं हेडमास्टर हूं। उसको लगता है कि दुनिया पाठशाला है और वो वहां का हेडमास्टर है। और वो दूसरे देशों को हड़काता भी रहता है कि मेरी तुम पर नजर है, बच के रहना, होमवर्क करके आना, ये सारी बातें करता है। उसने सोचा भारत को भी ऐसी हेकड़ी दिखाऊंगा और चल जाएगा, जैसे पाकिस्तान या दूसरे देशों को दिखाता है। उसे लगा भारत भी चुपचाप सुन लेगा। लेकिन अमेरिका भूल गया कि ये न्यू इंडिया है, ये नया इंडिया है जो किसी से ऑर्डर नहीं लेता, आंख से आंख मिलाकर बात करता है। अमेरिका की ऐसी क्लास भारत ने लगाई जो अमेरिका बरसों याद रखेगा। हुआ क्या, इसको जरा विस्तार से समझिए, क्योंकि ये जो अपने आप को मॉनिटर या हेडमास्टर समझ रहे थे, इनकी क्लास लगाना बड़ा जरूरी था। तो पीएम मोदी ने कायदे से लगा दी, उसी की भाषा में अमेरिका को जवाब दिया। कहानी थोड़ी शुरू से सुनिए। हुआ ये, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2+2 बैठक के लिए अमेरिका में। 2+2 बैठक में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों और रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई। सोमवार को अमेरिका और भारत के मंत्रियों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी विदेश मंत्री ने, चूंकि वो रशिया के मामले में भारत को डिगा नहीं पा रहा था, नरेंद्र मोदी ने, भारत ने तय कर लिया कि नहीं, हम रशिया के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे। जो बाइडेन सोच रहे थे कि मैं बात कर लूंगा तो दिल बदल जाएगा। अरे कैसे बदल जाएगा, नहीं हुआ। तो उसने लास्ट में क्या किया, अमेरिकी विदेश मंत्री ने थोड़ी हेकड़ी दिखाने की कोशिश की। जो विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, उसने कह दिया कि भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले बढ़े हैं और इस पर हमारी नजर है। बस इतना सुनना था। उसके बाद क्या हुआ वो बताऊं, उससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री का वो बयान एक बार आपको सुना देता हूं, सुन लीजिए। We also share a commitment to our democratic values, such as protecting human rights. We regularly engage with our Indian partners on these shared values, and to that end, we're monitoring some recent concerning developments in India, including a rise in human rights abuses by some government, police, and prison officials. अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन चौधरी बन रहे थे। उनको लगा कि वो भारत के खिलाफ बोलेंगे और भारत चुपचाप सुन लेगा, क्योंकि इससे पहले तो कभी ऐसा जवाब भारत क्या किसी और ने अमेरिका को दिया नहीं था। लेकिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका में रहकर, ये नहीं कि इंडिया आ गए, अमेरिका में रहकर, अमेरिका की धरती से ही अमेरिका को ऐसा जवाब दिया कि उनको याद रहेगा। एस जयशंकर ने कहा कि उन्हें भी अमेरिका में मानवाधिकारों के जो उल्लंघन हो रहे हैं उसकी चिंता है। एक बार सुनिए उनका बयान।
human rights issue. No, we did not discuss human rights during this meeting. People are entitled to have views about us. But we are also equally entitled to have views about their views and about the interests and the lobbies and the vote banks which drive that. Whenever there is a discussion, I can tell you that we will not be reticent about speaking out. I would also, just so that I round off that point, tell you that we also have views on other people's human rights situation, including that of the United States. So we take up human rights issues when they arise in this country. तो अमेरिका कह रहा था कि वो देख रहा है कि भारत में मानवाधिकार का हनन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पे उसकी नजर है। इंडिया ने पलट के बोला तुम क्या नजर रखोगे भाई, हम तुमको देख रहे हैं और तुम क्या वोट बैंक के लिए कर रहे हो नहीं कर रहे हो सब हमको समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे तुम हमको देख रहे हो ये मत सोचना कि हमने छोड़ा, हम तुमको पलट के देख रहे हैं, तो ज्ञान मत दो यहां पर। अब ये जवाब अमेरिका को कोई देगा? वो सुपर पावर जिसको लगता था कि वो दुनिया में जो चाहे वो करा लेगा, उसको इंडिया आज पलट के कह रहा है आवाज नीचे। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत को मानवाधिकार पर लेक्चर दे रहे थे, लेकिन अमेरिका में मानवाधिकार के नाम पर क्या हो रहा है ये मैं आपको बताता हूं। विदेश मंत्री ने ऐसे ही नहीं कहा। मंगलवार को न्यूयॉर्क में 2 सिख हेट क्राइम का शिकार हुए। 2 सिख हेट क्राइम का शिकार न्यूयॉर्क में हुए, अमेरिका में। 2 सिख युवकों के साथ मारपीट हुई। एक सिख की तो पग खोल दी गई। न्यूयॉर्क के रिचमंड हिल क्वीन इलाके में यह वारदात हुई। दोनों सिखों से लूटपाट भी की गई। हमले में घायल एक सिख युवक ने बताया कि उस पर पीछे से हमला किया गया, मुंह पर घूंसे मारे गए। दूसरे ने बताया कि एक शख्स ने डंडे से उस पर हमला किया, जबकि दूसरा हमलावर यह कहने लगा कि इसे गोली मार दो। इसी इलाके में 3 अप्रैल को एक बुजुर्ग सिख पर हमला हुआ था, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तो सुनो अमेरिका, तुम हमें ज्ञान न दो, तुम पहले अपने यहां संभाल लो कि तुम्हारे यहां क्या हो रहा है। जो अमेरिका ये कह रहा है कि वो भारत में मानवाधिकार के हनन पर नजर रख रहा है, उसे अपने यहां बढ़ता हुआ हेट क्राइम ध्यान नहीं देख आ रहा है या उस पर नजर नहीं जा रही? वो देखने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है। अमेरिका में हेट क्राइम के मामले पहले से कितने बड़े आपको पता है? ऐसे ही कोई बात नहीं कह रहा हूं मैं। ये बात आपको समझनी चाहिए कि ये जो भाई साहब, इनको क्या है ना कि किसी ने पलट के, आपके ऑफिस में क्या होता है, बॉस कितनी भी बेवकूफी की बात कर दे, आधे से ज्यादा, आधे क्या 90% स्टाफ जो है कहता सर क्या आइडिया दिए। सबको पता रहता है कि ये बेवकूफी वाली बात कर रहा है। सर क्या आइडिया दिए, क्यों? बॉस है। बॉस को कभी पता ही नहीं चलता कि रियलिटी चेक क्या है। लेकिन कोई तो ऐसा होता है जो अपने आप पर इतना विश्वास रखता है, उसको भरोसा होता है कि वो पलट के कहता बॉस ये ना कीजिए, डूब जाइएगा आप भी और डूब जाएंगे हम भी, और पहले अपनी हरकतें देख लीजिए। अब इंडिया जो है वो दुनिया का वही नया वाला बॉस है, और अमेरिका जो इस गफलत में है कि वो दुनिया का बॉस है, उसको बता रहा है कि देखो पहले। तो अमेरिका में जो हेट क्राइम होता है, अमेरिका हेट क्राइम, उसकी हालत देखिए, और उसके बाद ये लोग किस मुंह से किसी को बोलते हैं। सोचिए 2019 में कितने हेट क्राइम के मामले सामने आए? 2963 केस हेट क्राइम के सामने आए थे। तो भाई पहले अपने यहां संभाल लो, अपने यहां देख लो। इंडिया में देखने में वैसे भी दूरी ज्यादा है, आंख खराब हो जाएगी। तुम लोग योगा भी नहीं करते हो, आंख की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाओगे? नहीं, आजकल तो करने लगे। 2020 में ये हेट क्राइम के मामले कितने बड़े आपको पता है? 5227 केस हो गए एक साल में। 2019 से 2020 के बीच में ये जो जंप है हेट क्राइम में, वो 32% का है, 32% का। तो भाई तुम तो ज्ञान मत दो हमको मानवाधिकार के मामले में, कम से कम तुम मत दो। आबादी के लिहाज से अमेरिका की आबादी भारत की 1/4 है। इसके बावजूद वहां अलग अलग धर्मों के खिलाफ हिंसा के मामले नहीं थमे। हमारे यहां जो डाइवर्सिटी है, तुम्हारे यहां उतनी होगी भी नहीं, उतनी आबादी भी नहीं है, तो तुम कैसे संभाल रहे हो वो देख लो। अमेरिका में अगर आप देखेंगे जो हेट क्राइम हो रहा है,
एंटी यहूदी जो मामले हैं, एंटी यहूदी अमेरिका के अंदर मामले सामने आए, कितने? 683। तो तुम अगर इतने बड़े पुरोधा हो तो इसको रोको। एंटी मुस्लिम देख लें, देश भर के और दुनिया भर के मुसलमान, 110 मामले। एंटी बौद्ध, कोई धर्म वहां ऐसा नहीं है कि वो बच गया हो। एंटी बौद्ध जो है वो वहां पर 15 मामले सामने आए। एंटी सिख जो है 89 मामले। जिस दिन अमेरिका भारत को मानवाधिकारों पर लेक्चर दे रहा था, उसी दिन न्यूयॉर्क में एक हमलावर ने अंधाधुंध गोलीबारी भी की थी, कई लोगों को घायल कर दिया था। हमले का आरोपी 62 साल का फ्रैंक है। फ्रैंक के हिंसा और नफरत से भरे कई वीडियो ऑनलाइन मौजूद हैं। फ्रैंक का आपराधिक इतिहास रहा है। फ्रैंक इस बात से गुस्से में था कि अमेरिका में अश्वेत लोगों से सही बर्ताव नहीं होता। उस पर चोरी के हथियार रखने, यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लग चुके हैं। यह अमेरिका के गन कल्चर का कमाल है। वहां कोई भी गन रख सकता है। आपके यहां जैसे परचून की दुकान होती है, वहां पे बंदूकों की दुकान है, आप जाके बंदूक ले सकते हैं। यह उनका कल्चर है। तो ऐसा क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला शख्स भी हथियार खरीद लेता है, उसको कोई दिक्कत नहीं आती, और जब खरीदता है तो यह करता है। अमेरिका में हथियार खरीदना वैसे ही है जैसे आप सब्जी खरीदते हैं। हथियार बेचते वक्त इसकी कोई जांच नहीं की जाती कि हथियार खरीदने वाले का बैकग्राउंड कैसा है। हमारे यहां लाइसेंस लेना पड़ता है ना। अमेरिका में हथियार लॉबी इतनी मजबूत है कि हथियारों की खरीद पर कोई सख्त नियम लागू ही नहीं है। यह तो अमेरिका का हाल है जो अपने नागरिकों को खुद हाथ में हथियार दे रहा है और वो दुनिया को बता रहा है और भारत को बता रहा है मानवाधिकार क्या होता है। और ये कीजिएगा तो कोई सन की मेट्रो स्टेशन में घुसेगा, कभी स्कूल में तोड़फोड़ करेगा, कभी गोली चलाएगा, तब तो तुमको मानवाधिकार की चिंता नहीं होती। अमेरिका का दोहरा रवैया इस बात से साफ हो जाता है कि वो न्यूयॉर्क में मेट्रो स्टेशन पर हुए हमले को गोलीबारी की घटना बताता है। इसे टेररिज्म नहीं कहता, इसे आतंकवाद नहीं कहता, क्योंकि आरोपी अमेरिकन है। अभी किसी मुस्लिम देश का निकल कर आएगा तब कहेंगे यह आतंकवाद था। आतंकवाद को लेकर अमेरिका की परिभाषा भी अलग है। जब अमेरिका पर हमला होता है उसे आतंकवाद से खतरा नजर आता है। जब पाकिस्तान के आतंकी कश्मीर में दहशत फैला रहे थे तो आंखें बंद किए बताए, भाई अमेरिका को तो ये मानवाधिकार की बात करते हैं, इनको तो टेररिज्म समझ में आया वो 9/11 के बाद। उसके पहले तो इनको समझ ही नहीं आता था, इनको लगता था इंडिया ऐसे ही बोलता है। ये तो हालत थी इनकी। मानवाधिकार पर ज्ञान देने वाले अमेरिका को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। दुनिया की जो कुल आबादी है, दुनिया की आबादी का 4%, दुनिया की जो आबादी है उसका 4% कहां रहता है? यूएस में रहता है। ठीक है, मात्र 4%। लेकिन दुनिया में जो प्राइवेट आर्म्स हैं, यानी आपके पास अपना खुद का हथियार हो, उसका जो जखीरा है, उसका स्टॉक का, दुनिया के स्टॉक का 46% अकेले अमेरिका में। तो तुम मानवाधिकार की बात ना करो। 8 करोड़ अमेरिकी अपने साथ हथियार रखते हैं। 8 करोड़, 1,70,00,000 अमेरिकी अपने घर में गन रखते हैं। साल 2020 में शूटिंग की वारदात में 41,500 लोगों की मौत हुई और एक दिन में औसतन 110 लोगों की हत्या होती है। सिर्फ 2020 में 2 करोड़ बंदूकें बिकी थी अमेरिका में। जब लॉकडाउन भी लगा हुआ था तब अमेरिका में लोग बंदूक खरीद रहे थे और 2019 से 69% ये ज्यादा थी। तो बंदूक बेचने वाले दुनिया को मानवाधिकार का ज्ञान न दें तो अच्छा है। भारत को उपदेश देने से पहले अमेरिका को यह जान लेना चाहिए कि उसने दुनिया को क्या दिया है और भारत ने क्या दिया है। हथियारों की होड़ दी अमेरिका ने, रूस और यूक्रेन के युद्ध को भड़काया अमेरिका ने। सालों तक शीत युद्ध के खौफ में रही दुनिया अमेरिका की वजह से। आतंकवाद के पनपने देने में अमेरिका सबसे बड़ा गुनहगार है। अफगानिस्तान और सीरिया की बर्बादी की वजह अमेरिका है। दुनिया को कई धड़ों में बांटने का जिम्मेदार अमेरिका है। और इसके उलट भारत ने दुनिया को क्या दिया है?
मुश्किल वक्त में जरूरतमंद देशों को वैक्सीन भिजवाई। यह है भारत। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव कम करने की हर कोशिश की, यह है भारत। कोरोना के वक्त दुनिया को HCQ दवाई की सप्लाई किसने की? भारत ने। अब भी भूखमरी से जूझ रही दुनिया का पेट भरने की बात कौन कर रहा है? पेशकश कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। वो आपको चैप्टर बताया था ना, जब पीएम मोदी ने कहा था कि हमारे पास इतना अनाज है कि हम दुनिया को खिला सकते। अमेरिका की क्लास दुनिया में अगर किसी ने लगाई है तो वो भारत है, वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमेरिका कहते कहते थक गया कि रूस से तेल और हथियार न खरीदो, भारत ने साफ मना कर दिया। भारत ने सीधा जवाब दिया, इधर उधर घुमाने की बात नहीं है। जितना तेल भारत रूस से एक महीने में नहीं खरीदता, रूस से उतनी गैस तो यूरोप एक दोपहर में खरीद लेता है। फिर अमेरिका ने मानवाधिकार पर लेक्चर दिया तो भारत उसे अमेरिका के मानवाधिकारों की याद दिलाती, ठोक दिया। ऐसे सीधे जवाब देना उसी देश के बस में होता है जो देश अपनी ताकत को पहचानता है। और भारत की ताकत क्या है आपको पता है? भारत की ताकत है कि भारत इस वक्त मजबूती से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है। आप अपने आसपास देखिए, आपने कभी देखा है गरीब आदमी जो होता है ना, वो इस डर में रह जाता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, घर कैसे चलेगा, बच्चों को क्या खिलाऊंगा, नहीं खिलाऊंगा, मुझे किसी लफड़े में नहीं पड़ना, जो कह रहा है ऊपर वाला उसकी बात सुन लो। यह गरीबी आपके साथ लेकर आती है, एक सोच लेकर आती है। भारत इस वक्त इतनी मजबूती से अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जा रहा है, कॉन्फिडेंस है भारत का, और जो दुनिया भर में मदद दी है, बड़े भाई की भूमिका में रहा है, उसका नतीजा है कि भारत अब कहता है कि नहीं, तुम हो गया अमेरिका अपने घर में, मेरे सामने बैठे हो तो एक और देश हो बस। और जो भारत में हुआ है उसको अगर आप देखेंगे कि भारत इस मजबूती से क्यों डटा हुआ है। भारत का निर्यात जो है वो बढ़ा है, 418 बिलियन डॉलर है इस वक्त, ऑल टाइम हाई। जब दुनिया जो है वो जूझ रही है कोरोना के बाद संकट से, भारत का निर्यात ऑल टाइम हाई पर है। आत्मनिर्भर भारत नरेंद्र मोदी बोलते थे ना, तो उस वक्त हर चीज का मजाक उड़ाते थे। आज वो एक एक चीज, अकाउंट क्यों खुलवा रहे हैं, क्या होगा इससे, आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, फायदा होता है ना। जिस चीज का इन लोगों ने मजाक बनाया, आज वो हर योजना नरेंद्र मोदी की वो लोगों के काम आए, देश के काम आए। विदेशी मुद्रा भंडार भारत का, जब दुनिया संकट में है, भारत की अर्थव्यवस्था को स्टेबिलिटी दे रहा है। 633 बिलियन डॉलर, यह भी ऑल टाइम हाई है। विदेशी मुद्रा भंडार ऑल टाइम हाई। इतना विदेशी मुद्रा, इतना जो दिक्कत हो रही है, ना तेल खरीदने का पैसा है, ना पेपर खरीदने का पैसा है, ना अपने लोगों को खिलाने का पैसा है। क्यों? विदेशी मुद्रा भंडार ही नहीं बच रहा है। भारत में ऑल टाइम हाई पर है विदेशी मुद्रा भंडार। मतलब जब दुनिया को लग रहा है कि कोरोना के बाद कोई इकोनॉमी है जो ऊपर जाएगी, यहां पैसा लगा दो, वो है भारत। तभी ना पैसा रख रहे हैं लोग। जीडीपी ग्रोथ भारत की 9% की रफ्तार से भाग रही है, या 9% रहेगी। आईएमएफ का अनुमान है अगले 3 साल में सबसे तेज इकोनॉमी रहेगी। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, डीटीसी कह लीजिए, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 49% बढ़ा है भारत का, 49%। और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, आईडीटीसी कर दीजिए, ये 30% बढ़ गया है भारत का। अब आप बताइए, बिना, क्योंकि कहा गया था ना कि हर चीज बेकार है, जीएसटी बेकार ले आए, ये अर्थव्यवस्था बेकार कर दी, विदेश नीति बेकार है, सब बेकार थी इनकी नजर में। अरे बेकार है तो दुनिया अपना पैसा यहां क्यों रख रही है भाई? क्यों? अगर बेकार है तो निर्यात कैसे बढ़ रहा है भाई? बताओ कैसे आपका टैक्स जो है वो कलेक्शन बढ़ रहा है। मार्च में 1,42,000 करोड़ की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया जीएसटी कलेक्शन। ये सब बातें सोचिए। और जब आप चर्चा करते हैं कि भारत अमेरिका को आज ऐसे जवाब दे रहा है जैसे कोई देश नहीं देता, कभी भारत ने भी नहीं दिया, वो इन्हीं वजहों से। जब आप मजबूत होते हैं ना,
तब जवाब दे पाते हैं। जब मजबूत नहीं होते तो आप सोचते हैं कि अगर मैं ये बोलूंगा तो इसका क्या असर होगा, अगर इसने मुझ पे ये कर दिया तो क्या होगा। अमेरिका पलट के आपको नहीं बोल पा रहा ना, क्योंकि उसको पता है आप मजबूत हैं, और मजबूती जो है वो एक दिन में नहीं आती। तो वो लोग जो नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी के हवाई यात्रों का खर्च गिनाते थे, ये नहीं सोचते थे कि देश का पीएम जा रहा है। अरे मोदी जी तो घूमने जाते हैं विदेश। शर्म की सारी सीमाएं लांघ गए कि एक पीएम विदेश जा रहा है तो उसको घूमने का बताते थे, जबकि नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे पीएम होंगे जो वहां पैर रखे। मैं गया था ना, इनका अमेरिकी दौरा कवर करने गया था। पत्रकार जो हैं उनका बुखार छूट जाता है इनका विदेशी दौरा कवर करने में। इधर से उधर, उधर से उधर, एक मीटिंग के बाद दूसरी, दूसरी के बाद चौथी, तीसरी, ऐसी करते रहते हैं। खुद इनको सोने का कम समय मिलता है, पत्रकार हम लोग कवर करने जाते हैं, हम नहीं सो पाते। तो यह हालत होती है। तो वो विदेशी दौरे जो हो रहे थे, वो जो विदेश में जाकर इवेंट्स कहा जाता था कि हो रहा है, रॉकस्टार बनने का इनको चस्का लगा। अरे भाई, वो इवेंट्स, वो इंटरपर्सनल कनेक्शन जो बनाया इन्होंने नेताओं के साथ, जो विदेश नीति जो लोगों जिनके समझ में नहीं आई, उनको लगता था गलती है, वो आज पे ऑफ कर रही है। उसकी वजह से ये हो रहा है कि भारत को इज्जत मिल रही है, नरेंद्र मोदी को नहीं मिल रही है, भारत को मिल रही है। क्योंकि आज जब दुनिया तबाह है, रूस और यूक्रेन में क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है। श्रीलंका दिवालिया हो गया, पाकिस्तान सरकार चली गई, अफगानिस्तान बर्बाद है, आधी आबादी के पास खाने के लिए नहीं है, चीन में कोरोना का बम फूटा पड़ा है, करोड़ों लोगों को कैद कर दिया है। ये सारी चीजें होते हुए भारत ऊपर है। कोई देश कैसा परफॉर्म कर रहा है उसके नेता और नेतृत्व पर बहुत निर्भर करता है। जरूरी नहीं कि मजबूत देश का नेता भी मजबूत हो, लेकिन यह जरूर है कि मजबूत नेता होगा तो देश मजबूत बन जाता है। वैश्विक एजेंसियों की रेटिंग बताती है कि पीएम नरेंद्र मोदी कितने मजबूत नेता हैं, और अमेरिका की मॉर्निंग कंसल्टिंग एजेंसी के मुताबिक पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को जो बैकिंग है, जो विदेश नीति की बैकिंग है, उसके पीछे पीएम नरेंद्र मोदी की अपनी रेटिंग भी है। आप देखिए, पीएम मोदी की जो रेटिंग है वो आज की तारीख में दुनिया में इतनी अप्रूवल रेटिंग किसी नेता की नहीं है। 78%, 78%, और ये रेटिंग ऊपर ही जा रही है, नीचे नहीं आ रही। कोरोना आकर चला गया, अर्थव्यवस्था हिलकर फिर से स्टेबल हो गई, ऊपर जा रही है, सब कुछ कर हो गया, दुनिया दाहिने बाएं हो गई, नरेंद्र मोदी की रेटिंग लगातार ऊपर जा रही है। नंबर 1 बने हुए हैं, नंबर 1 है ये, नंबर 1 पर है। और जो बाइडन, जिनका नाम भी जो बाइडन ही है, वो ज्ञान दे रहे हैं। बाइडन की रेटिंग क्या है आपको पता है? बाइडन की रेटिंग है 42%, और इनकी रैंकिंग है 6th रैंक, 6ठे नंबर पे है भाई साहब। तो उनको जब बैठते हैं नरेंद्र मोदी से बात करने, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने, तो उनको भी पता है कि मेरे सामने वो आदमी बैठा है जहां मेरी रेटिंग 42% है, उन भाई साहब की 78% है। तो इनको लगता है हम पाकिस्तान में सरकार गिरा सकते हैं, इंडिया को हिला नहीं सकते। इसलिए इंडिया जब पलट के जवाब देता है तो नजर नीचे करके निकल जाना पड़ता है। ये है, और जो अभी मैं आपको कह रहा था ना, ये है यूएस के प्रेसिडेंट। देश मजबूत हो लेकिन नेता मजबूत ना हो तो ये होता है। लेकिन नेता अगर मजबूत हो, लीडर मजबूत हो, तो देश भी ऊपर जाता है। जैसे अपना इंडिया जा रहा है, अपना देश भारत। इसलिए आपको कहा था कि क्यों अमेरिका की ऐसी क्लास लगाई है पीएम मोदी ने, जो आपको जाननी चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाठशाला में आप देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के उस बंगले का चैप्टर, जिस बंगले को कांग्रेस ने सिर्फ नेहरू के गुणगान के लिए अलॉट कर दिया था। लेकिन 58 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बंगले में देश के सभी प्रधानमंत्रियों की एंट्री करा दी। देखिए चैप्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया और इसे देश के नाम कर दिया। यह म्यूजियम 3 मूर्ति भवन के अंदर बना हुआ है, जहां पहले सिर्फ नेहरू म्यूजियम हुआ करता था।
3 मूर्ति भवन के अंदर ही प्रधानमंत्री संग्रहालय का निर्माण किया गया। इस संग्रहालय में देश में अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में जानकारी है। इसमें सभी प्रधानमंत्रियों की तस्वीरें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यह सब भी है। यहां पर प्रधानमंत्री संग्रहालय की जरूरत क्यों पड़ी, आपके मन में भी आ रहा होगा। नेहरू मेमोरियल के नाम पर पहले क्या होता था, अब क्या हो रहा है, इसको थोड़ा समझिए। पहले नेहरू मेमोरियल में सिर्फ एक प्रधानमंत्री का गुणगान होता था। नाम से ही समझ रहे हैं, नेहरू मेमोरियल तो नेहरू जी का गुणगान। नए प्रधानमंत्री संग्रहालय में सभी प्रधानमंत्रियों का इतिहास दिखाया गया है, क्योंकि यह देश एक आदमी ने नहीं चलाया, एक प्रधानमंत्री ने नहीं बढ़ाया, सबने बढ़ाया। तो सारे प्रधानमंत्रियों का जिक्र हो रहा है। पहले नेहरू मेमोरियल को सिर्फ एक पार्टी की प्रॉपर्टी बनाया गया। नए प्रधानमंत्री संग्रहालय में एक पार्टी वाली विचारधारा तोड़ दी गई। पहले नेहरू मेमोरियल में सिर्फ एक व्यक्ति की बात की जाती थी। नए प्रधानमंत्री संग्रहालय में सभी प्रधानमंत्रियों की यादें संजोई गई। पहले नेहरू मेमोरियल में सिर्फ गांधी परिवार के करीबियों का दबदबा था। अब नेहरू मेमोरियल सोसाइटी में सभी वर्ग के बुद्धिजीवियों को जगह मिली है। यह बदलता हुआ भारत है। प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह संग्रहालय इतिहास को भविष्य के साथ जोड़ता है। एक बार प्रधानमंत्री को सुनिए, फिर जरा नेहरू मेमोरियल और क्या क्या हुआ इस देश में आपको बताऊंगा। इस म्यूजियम से स्वतंत्र भारत का इतिहास जाना जा सकेगा। हमने कुछ साल पहले ही संविधान दिवस मनाने की शुरुआत कर राष्ट्रीय चेतना जगाने की तरफ अहम कदम उठाया है। यह उसी दिशा में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है। साथियों, देश के हर प्रधानमंत्री ने संविधान सम्मत लोकतंत्र के लक्ष्यों की उसकी पूर्ति में भरसक योगदान दिया है। उन्हें स्मरण करना स्वतंत्र भारत की यात्रा को जानना है। यहां आने वाले लोग देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों के योगदान से रूबरू होंगे, उनकी पृष्ठभूमि, उनके संघर्ष, सृजन को जानेंगे। भावी पीढ़ी को यह भी सीख मिलेगी कि हमारे लोकतांत्रिक देश में किस किस पृष्ठभूमि से आकर अलग अलग प्रधानमंत्री बनते रहे। यह हम भारतवासियों के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे ज्यादातर प्रधानमंत्री बहुत ही साधारण परिवार से रहे हैं। सुदूर देहात से आकर, एकदम गरीब परिवार से आकर, किसान परिवार से आकर भी प्रधानमंत्री पद पर पहुंचना भारतीय लोकतंत्र की महान परंपराओं के प्रति विश्वास को दृढ़ करता है। अब आप सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी जरूरी बात कह रहे हैं। चाहते तो अगर अपना ही गुणगान करना होता तो वो भी नेहरू मेमोरियल की तरह एक मोदी मेमोरियल बनवा लेते। पर उन्होंने कहा कि सबको अगर आप जानेंगे, सारे प्रधानमंत्रियों को जानेंगे, उनके स्ट्रगल को जानेंगे, वो किस गरीबी के बैकग्राउंड से आते थे ये जानेंगे, तो इस देश में और प्रधानमंत्री बनने के लिए लोग प्रेरित होंगे और लोगों को लगेगा, गरीब को लगेगा, मैं भी पीएम बन सकता हूं। नेहरू मेमोरियल जिस बंगले में बना है ना, वो है 3 मूर्ति भवन। ये एक वक्त पर प्रधानमंत्री आवास हुआ करता था, लेकिन ये प्रधानमंत्री आवास कैसे बना और कैसे इसे म्यूजियम में बदल दिया गया, इस हिस्ट्री का चैप्टर भी खोलना जरूरी है। दरअसल पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनने के 1 साल तक सरदार पटेल जैसे अपने कैबिनेट मंत्रियों की तरह ही मोतीलाल नेहरू मार्ग पर लुटियंस के एक बंगले में रहते थे, क्योंकि उस वक्त तक पंडित नेहरू को महात्मा गांधी को यह दिखाना था कि प्रधानमंत्री पद पर उन्हें चुनकर गांधी जी ने गलती नहीं की। पद का खुमार उन पर है ही नहीं। वो तो बहुत सरल स्वभाव के हैं, जैसे सब रह रहे हैं वैसे ही मैं भी रह रहा हूं। क्योंकि उस वक्त कांग्रेस में अधिकतर नेता सरदार पटेल को पीएम बनाने के पक्ष में थे, लेकिन गांधी जी तो जवाहरलाल नेहरू का नाम ही पीएम के लिए तय कर चुके थे। उन्हें ठीक लगा, उन्होंने कर दिया। लेकिन 1948 में
महात्मा गांधी की हत्या के बाद पंडित नेहरू को शायद लगा कि अब उन्हें लुटियंस के साधारण बंगले में रहना किसी को दिखावा करने की जरूरत ही नहीं, इसलिए उन्होंने रहने के लिए नया बंगला चुना। पंडित नेहरू ने यह तय किया कि वो 3 मूर्ति भवन में शिफ्ट होंगे, जहां ब्रिटिश राज में सेना के कमांडर इन चीफ रहा करते थे। 3 मूर्ति भवन के बड़े बंगले में पंडित नेहरू के शिफ्ट होने का मकसद यह भी था कि वो कांग्रेस के तत्कालीन नेताओं के बीच खुद को सर्वोपरि दिखाना चाहते थे। मतलब मैं नेहरू हूं, तुम थोड़ा एक स्टेप नीचे रहो। सबके साथ कैसे, बंगला अलग होना चाहिए ना, मैं पीएम हूं भाई। इससे आगे की हिस्ट्री भी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि जब 1950 में सरदार पटेल की मृत्यु हुई तो किसी ने भी सोचा नहीं था कि वो तब के एक औरंगजेब रोड के जिस बंगले में रहते थे उसे उनके नाम पर म्यूजियम में बदल दिया जाए। किसी को नहीं लगा कि पटेल मेमोरियल बना देते हैं, किसी को नहीं। पटेल जी का योगदान जो है उस देश में कम थोड़ी है। यह अलग बात है कि आपको उस तरह से बताया नहीं गया। अब 2014 के बाद बताया जाता तो लोग पटेल के बारे में जानते हैं। और अगर महात्मा गांधी ने ना कहा होता तो देश के पहले पीएम भी सरदार पटेल होते। लेकिन चलिए अब वो हिस्ट्री की बात हो गई, नेहरू जी बन गए तो बन गए। लेकिन मैं आपको बता ये रहा था कि पटेल जी का घर जो है वो पटेल मेमोरियल नहीं बना, किसी को ध्यान नहीं आया। लेकिन 1964 में जब पंडित नेहरू की मृत्यु हुई तो 3 मूर्ति भवन का बंगला, जहां नेहरू पीएम के तौर पर रहा करते थे, उसे म्यूजियम बना देने का फैसला कर लिया गया। अच्छा, यह भी बहुत हैरानी की बात है कि पंडित नेहरू के बाद देश के प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री भी 3 मूर्ति भवन के बंगले में रहने के लिए नहीं गए, जो उस वक्त देश के प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास था। मतलब पीएम का घर है, एक पीएम की मृत्यु हुई तो दूसरा पीएम वहां जाकर रहेगा नहीं। रसूख यह था कि अब वो नेहरू मेमोरियल बन जाएगा। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी लाल बहादुर शास्त्री एक मोतीलाल प्लेस के अपने छोटे से बंगले में रहते थे और 3 मूर्ति भवन को 1964 में म्यूजियम में बदल दिया गया। मतलब प्रधानमंत्री का ऑफिस। अब आप सोचिए, नरेंद्र मोदी जिसमें रह रहे हैं, कुछ लोग सेंट्रल विस्टा चिल्लाते थे कि मोदी जी अपना बंगला बना रहे, जबकि वो देश के प्रधानमंत्री का ही घर रहेगा इनके बाद जो आए। ऐसा नहीं होगा कि मोदी मेमोरियल बन जाएगा, लेकिन नेहरू मेमोरियल बन गया। अच्छा, नेहरू मेमोरियल बनाने का फैसला किया था तब के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, तब के शिक्षा मंत्री एमसी चागला और तब की सूचना प्रसारण मंत्री इंदिरा गांधी। पूरी दुनिया में तब ऐसा कहीं नहीं होता था बॉस कि सरकारी आवास को ही म्यूजियम में बदल दिया जाए, पीएम आवास को ही म्यूजियम में बदल दिया जाए। अमेरिका में राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास व्हाइट हाउस को आप जानते हैं ना, वहां के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन की याद में म्यूजियम में बदला नहीं गया व्हाइट हाउस को। आज भी जो बाइडेन भी उसी व्हाइट हाउस में रह रहे हैं। तो प्रेसिडेंट हाउस जो है कि भाई हमारे पहले राष्ट्रपति थे तो इनके नाम पर अब कर दो, उसको मेमोरियल बना दो, ये अमेरिका में नहीं हुआ। लेकिन भारत में नेहरू जी उस बंगले में रह गए तो अब वो नेहरू मेमोरियल बना दिया गया। रूस के मॉस्को में राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास क्रेमलिन में सिर्फ पूर्व तानाशाह लेनिन के कमरे पब्लिक के लिए ओपन है, बाकी क्रेमलिन में आधिकारिक काम होते हैं, वहां भी म्यूजियम नहीं बना। चीन के पूर्व शासक माओ जेडोंग के बीजिंग में आधिकारिक निवास को कभी म्यूजियम में नहीं बदला गया। ब्रिटेन में पीएम के आधिकारिक आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट में 1732 से ब्रिटेन का हर प्रधानमंत्री रहा, कभी उसको मेमोरियल नहीं बनाया गया। आज भी बोरिस जॉनसन उसी 10 डाउनिंग स्ट्रीट में रहते हैं। इकलौता इंडिया है जहां नेहरू जी जिस बंगले में रह गए उसमें और कोई पीएम नहीं रहा, उसको नेहरू मेमोरियल बना दिया गया। और कोई बोलने वाला नहीं था कि क्यों, ये तो प्रधानमंत्री का आवास है। लेकिन भारत में जिस तरह सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास तय किया गया, उसी में म्यूजियम में बदल दिया गया। जॉर्ज वॉशिंगटन का मेमोरियल वॉशिंगटन में उनके पुश्तैनी घर माउंट वर्नन में है, मेमोरियल बना लेकिन उनके पुश्तैनी घर में बना, देश की संपत्ति पर नहीं बना। इसी तरह से पंडित नेहरू का पुश्तैनी घर आनंद भवन इलाहाबाद में है, वहां ही नेहरू म्यूजियम बनाना चाहिए था। लेकिन 3 मूर्ति भवन को नेहरू मेमोरियल में बदलने के पीछे मकसद यही था कि नेहरू के फॉलोअर्स नहीं चाहते थे कि यह प्रतिष्ठित बंगला भविष्य के किसी प्रधानमंत्री के पास जाए। नेहरू जी रहे हैं भाई, उसमें तुम रहोगे।
नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी के नियमों के मुताबिक इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष बने थे। पीएम मोदी के आने के बाद नेहरू मेमोरियल सोसाइटी में क्या बदलाव हुए, आपको यह भी जानना चाहिए। कैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद कितनों का किया हुआ सुधार रहे हैं, वो देखिए। नेहरू मेमोरियल सोसाइटी की वर्किंग स्टाइल में बदलाव आया जब पीएम उसके मुखिया बने। 2014 से पहले म्यूजियम में सिर्फ नेहरू की तस्वीरें होती थी। 2017 में पहली बार सभी प्रधानमंत्रियों की प्रदर्शनी लगी। 2014 में एनएमएमएल सोसाइटी से सोनिया गांधी ने इस्तीफा दिया। एनएमएमएल सोसाइटी में सभी वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व मिला। 2019 में एनएमएमएल सोसाइटी का पुनर्गठन किया गया। फिलहाल सोसाइटी में एक भी कांग्रेस सदस्य नहीं है, पहले सब कांग्रेस के ही होते थे ज्यादातर। पीएम मोदी ने नए संग्रहालय के डिजाइन के लिए भी आइडिया दिया। संग्रहालय का जो डिजाइन आप देख रहे हैं उसके पीछे पीएम मोदी का ही विजन है, सुनिए। इसकी डिजाइन क्या हम जो वर्तमान डिजाइन है भवन की उसके अनुरूप ही एक डिजाइन बना लें या कुछ अलग से करें। तो यह चर्चा के दौरान आप कह सकते हैं कि एक दिशा मिली वर्तमान प्रधानमंत्री जी से कि इस प्रकार से इसकी डिज़ाइन बने कि जहाँ पर हम चक्र को प्रदर्शित कर सकें, जिसका स्वरूप प्रजातांत्रिक होते हुए भी एक शक्ति प्रदर्शन का हो। उस चक्र के साथ जो अलग अलग आपने अभी संकेत दिया कि सपोर्टिंग वॉल्स हैं, तो उसको इसलिए भी उचित पाया गया कि वह कहीं न कहीं हमारे लाखों करोड़ों लोग जो कि इस देश के विकास में हिस्सा लेते हैं, जुड़े हैं, जो कि इसके सपने को साकार करते हैं, उनका एक तरीके से सपोर्ट मिल सके। तो वही विचारधारा लोगो बनाने में भी हुई कि लोगो किस प्रकार हो। तो आप देखेंगे कि लोगों को, चक्र को एक सपोर्ट मिल रहा है और आप उसको कह सकते हैं कि वो हाथ और उंगलियों का सपोर्ट है। इस देश में सालों साल तक बहुत अजीबोगरीब परंपरा चली। सारे अवार्ड गांधी परिवार के नाम पर रख दो, सारे स्पोर्ट्स स्टेडियम ज्यादातर गांधी परिवार के नाम पर रख दो, खेल रत्न भी राजीव गांधी के नाम पर रख दो, म्यूजियम नेहरू जी के नाम पर बना दो। एक ही परिवार के इर्द गिर्द दुनिया ऐसी बुनी गई, इतिहास ऐसा लिखा गया कि आपको ऐसा लगे कि बस सब यहीं से हुआ और तो कहीं कुछ हुआ ही नहीं। कम से कम 2014 के बाद यह बदला। अच्छा, प्रधानमंत्री संग्रहालय क्यों अनोखा और खास है, यह भी आपको बता देता हूं। प्रधानमंत्री संग्रहालय की लागत 271 करोड़ रुपए की लगी और म्यूजियम का डिजाइन उभरते भारत का प्रतीक है। म्यूजियम के लोगों में जो लोगो है वहां पर, उसमें बना धर्म चक्र लोकतंत्र का प्रतीक है। म्यूजियम में 40 से ज्यादा गैलरीज हैं, 4000 लोग एक साथ घूम सकते हैं। वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, इस सब का इस्तेमाल किया गया है। मल्टी टच, इंटरैक्टिव कियोस्क, काइनेटिक स्टैच्यू सब बने हुए हैं। जगह जगह इंटरैक्टिव स्क्रीन लगाई गई है। मतलब जो युवा है ना, जो इस देश की का भविष्य है, वो आए तो उसको लगे कि अरे कमाल का है, क्योंकि उसको थोड़ा टेक्नोलॉजी होती है तो उसको फील आता है, उसको मजा आता है। और उस फील के साथ जब वो इनको देखेगा, इन प्रधानमंत्रियों के बारे में पढ़ेगा, जानेगा, तो देश पर गर्व करेगा और उसके अंदर भी आएगा कि मुझे भी देश के लिए कुछ करना है। ये है सोच, ये नहीं कि खाली नेहरू जी के बारे में बता दो। प्रधानमंत्री संग्रहालय अपने आप में अनोखा है। इसका डिजाइन धर्म चक्र से प्रेरित है और इसके साथ जो आप सपोर्ट देख रहे हैं वो करोड़ों देशवासियों के सपोर्ट का प्रतीक है। प्रधानमंत्री संग्रहालय के अंदर एंट्री लेते ही आपको सबसे पहले बड़ी एलईडी स्क्रीन दिखाई देती है, जिस पर वाटरफॉल डिजाइन में संग्रहालय का लोगो दिखाई देता है। यह एलईडी स्क्रीन है। प्रधानमंत्री संग्रहालय में 40 से ज्यादा जो गैलरीज हैं, उनमें हर प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी हुई, जैसे आप ये देख रहे हैं, और उनके योगदान के बारे में बताया गया। जवाहरलाल नेहरू का भी है, ऐसा नहीं कि उनको हटा दिया।
गुलजारी लाल नंदा से लेकर एचडी देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल से होते हुए अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह की भी तस्वीरें लगाई गई। म्यूजियम के अंदर जो सबसे खास बात है वो छत पर लगी विशाल एलईडी, जिस पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तीनों कलर लहराते हुए दिखाई देते हैं। कितना खूबसूरत लग रहा है, देखिए तिरंगा लहरा रहा है। देश की बात हो रही है, एक परिवार की बात नहीं हो रही, यह गर्व की बात है। तो इसीलिए नेहरू मेमोरियल में मैं कह रहा था कि अब सारे प्रधानमंत्रियों की एंट्री हो गई। क्या कीजिएगा, देश बदल रहा है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा लेकिन बदल तो रहा है। पाठशाला में अब अखंड भारत वाली राष्ट्रवाद की क्लास। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत अक्सर अखंड भारत की बात करते हैं। इस बार तो उन्होंने अखंड भारत बनने की डेडलाइन भी बता दी। हरिद्वार में एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने अखंड भारत को लेकर क्या कहा, पहले वो सुन लीजिए। अगले 20-25 साल में भारत फिर से अखंड भारत होगा। सब मिलकर काम करेंगे तो 10-15 साल में अखंड भारत बन जाएगा। भारत उठेगा तो धर्म के माध्यम से उठेगा, धर्म के उत्थान के लिए प्रयास होगा तो भारत का उत्थान होगा। इसे रोकने वाले हट जाएंगे, मिट जाएंगे। यह मोहन भागवत ने कहा। अब आपको जरा मैप के जरिए बताता हूं कि अखंड भारत क्या है जिसका जिक्र आरएसएस प्रमुख कर रहे हैं। तो जरा वो अगर मैप यहां अगर आप बड़ी स्क्रीन पर डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई अखंड भारत की बात होती है। कुछ लोगों को समझ ही भी नहीं आएगा कि क्या अखंड भारत। तो ये है वो पुराना भारत जिसके बात वो कर रहे हैं। अब अखंड भारत कुछ इस तरह से दिखाई देगा जो आपको दिख रहा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से लेकर तिब्बत, म्यांमार सब भारत का हिस्सा। ये जो अभी आप देख रहे हैं, अभी आप भारत का मैप देखते हो तो यहां आपको दिखता है ना बॉर्डर, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे जो हैं ये आपको नजर आएंगे अखंड भारत में। भारत का हिस्सा तिब्बत, म्यांमार, श्रीलंका भी इसमें शामिल दिख रहा है। ये आप जो भगवा देख रहे हैं ना, जितना भगवा हिस्सा देख रहे हैं ये सारा अखंड भारत है, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार सब शामिल है। इस अखंड भारत की बात जो है की जाती है जब कहा जाता है कि भाई अखंड भारत बने। अखंड भारत में शामिल लोकेशंस के बारे में भी आपको जानकारी दे देता हूं कि प्राचीन समय में उन्हें किस नाम से जाना जाता था। जैसे अफगानिस्तान जो था, यहां जो आप अफगानिस्तान देख रहे हैं और आज उसको आप अफगानिस्तान जानते हैं, इसको उपगणाथन कहते थे क्योंकि ये सब अपना ही था। उपगणाथन जो है वो आपको इसमें दिखेगा अफगानिस्तान में। यहां देखिए ऊपर जो देख रहे हैं ना अफगानिस्तान, इसमें इसको उपगणाथन कहते थे। यहां पे देखिए लिखा हुआ है। काबुल इसको कुभानगर कहते थे। पेशावर इसको पुरुषपुर कहते थे। मुल्तान को मल स्थान कहते थे। मूल स्थान, मुल्तान को मूल स्थान कहते थे, बाद में वो मुल्तान हो गया। तिब्बत को त्रिविष्तप कहते थे। श्रीलंका को सिंगल द्वीप कहते थे। म्यांमार को ब्रह्मदेश कहते थे। यह था वो अखंड भारत। हमारे धर्म ग्रंथों, वेदों और उपनिषदों में अखंड भारत के बारे में क्या कहा गया है आपको यह भी जानना चाहिए। इसमें कहा गया है कि हिंद महासागर के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित महान देश भारतवर्ष के नाम से इसे जाना जाता है। बहुत सारे लोग अखंड भारत की कल्पना पर मजाक बनाते हैं, लेकिन एक बात यह समझना चाहिए कि जब भारत का विभाजन हुआ तो उससे पहले किसी ने सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा कि भारत 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, लेकिन हो गया। अगर वो मुमकिन हो सकता है तो यह भी मुमकिन हो सकता है कि एक दिन अखंड भारत बने। वो दिन कौन सा होगा, कैसे होगा, यह किसी को नहीं पता। लेकिन अब जब आप अखंड भारत की चर्चा सुनेंगे तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि अखंड भारत है क्या और क्यों इस अखंड भारत की बात होती है। हालांकि जब अखंड भारत बन जाएगा तो आपके मुंह से निकलेगा कि गजबे है, लेकिन पाठशाला में अब गजबे है का चैप्टर। क्या लात, घूसे और थप्पड़ खाने के बाद इमरान खान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद को छोड़ा है? क्या 9 अप्रैल की रात को पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान को थप्पड़ मारा था? क्या बाजवा के कहने पर इमरान खान को उन्हीं के घर पर पीटा गया था? पाकिस्तान में इस वक्त इस बात की खूब चर्चा हो रही है कि इमरान खान को लतियाया गया है, बाजवा ने थप्पड़ मारा है, कान सुन्न कर दिया। इसके बाद ही इमरान ने कुर्सी छोड़ी। वैसे तो अभी ये सिर्फ चर्चा ही है,
इस घटना की कोई पुष्टि तो कर नहीं सकता। इमरान खान आके थोड़ी बताएंगे यहाँ बहुत मारा, और बाजवा भी नहीं बताएंगे, लेकिन चर्चा हो रही है, कहीं से बाहर आई होगी बात पाकिस्तान में, तो फैल गई आग की, जंगल में लगी आग की तरह। अगर बात किसी और देश की होती तो शायद ये यकीन करना थोड़ा मुश्किल भी होता है, ऐसा थोड़ी होगा कि कोई आर्मी चीफ प्रधानमंत्री को घर में घुस के पीट देगा। लेकिन बात पाकिस्तान की है, जहां कुछ भी हो सकता है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि ये पाकिस्तान है जहां सरकारी संपत्ति को ये लोग बेच बेच के अपनी पत्नियों को दे देते हैं। सऊदी के किंग ने हार दिया तो उसको बुशरा बीवी को बेच के दे दिया। तो यहां कुछ भी हो सकता है इस पाकिस्तान में। इस किस्से को भी लोग सच मान रहे हैं, और क्या पता सच हो भी। पाकिस्तान में इस वक्त यह चर्चा जोरों पर है कि इमरान खान के साथ ऑस्कर वाला कांड हो गया। ऑस्कर अवार्ड के दौरान बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीतने वाले विल स्मिथ ने मंच पर कॉमेडियन क्रिस रॉक को थप्पड़ जड़ दिया। अब उसी को लेकर इमरान खान पर इस तरह के मीम बनाए जा रहे हैं कि बाजवा ने जो है वो इमरान खान को दे दिया। इमरान खान के पिटने की थ्योरी तब सामने आई जब बीबीसी उर्दू ने 10 अप्रैल को एक रिपोर्ट छापी। रिपोर्ट की हेडिंग थी व्हाट हैपेंड एट द प्राइम मिनिस्टर्स हाउस ऑन सैटरडे, यानी 9 अप्रैल को प्रधानमंत्री आवास में क्या हुआ था। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि 9 अप्रैल की रात को प्रधानमंत्री आवास पर बिन बुलाए मेहमान आए थे। इमरान खान के आवास पर हेलीकॉप्टर उतरा था। हालांकि रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि यह बिन बुलाए मेहमान कौन थे। कुछ विदेशी मीडिया ने इसी रिपोर्ट के आधार पर यह दावा किया कि हेलीकॉप्टर में पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल बाजवा थे और ISI के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम थे। रिपोर्ट कहती है कि बाजवा इमरान खान को सबक सिखाने आए थे। यहां तक कि जनरल बाजवा ने इमरान खान को थप्पड़ तक जड़ दिया, और इसके बाद बाजवा ने अपने साथ आए सैनिकों को इमरान खान को पीटने का ऑर्डर दिया, मारो इसको। इसी तरह की चर्चा पूरे पाकिस्तान में। 9 अप्रैल की रात को ही अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई थी और इमरान खान को गद्दी से हटना पड़ा था। मतलब हटे भी तो पिटा के हटे। इमरान खान को थप्पड़ मारा गया या नहीं गया, इसकी पुष्टि तो अब तक नहीं हो पाई। लेकिन इमरान के पिटने के पीछे भी एक अफवाह पाकिस्तान में चल रही है। अफवाह यह है कि 9 अप्रैल को इमरान खान ने 2 सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की थी, और इस मुलाकात की आधिकारिक जानकारी किसी के पास नहीं है। उसी रात को इमरान खान एक हेलीकॉप्टर का इंतजार कर रहे थे। इमरान खान को उम्मीद थी कि हेलीकॉप्टर में उसमें मिले ISI के पूर्व चीफ फैज हमीद आएंगे, लेकिन उनकी जगह सेना प्रमुख इमरान खान के आवास पर आ गए। पाकिस्तान में चल रही चर्चाओं के मुताबिक इमरान खान ने जनरल बाजवा को हटाने का सीक्रेट प्लान बनाया था। बाजवा ने कहा मुझे हटाओगे, इधर आओ, चाट। जो लीक हो गया ये प्लान, और इमरान खान सेना के गुस्से का शिकार हो गए। आज पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सेना ने खुद ये बात मानी कि इमरान खान से मिलने के लिए जनरल बाजवा और ISI DG PM आवास गए थे। तो मतलब वो हेलीकॉप्टर गया था और ये लोग गए थे, ये तो तय है। कहानी के बहुत सारे हिस्से पजल के तौर पर जगह पे फिट बैठ रहे हैं। अब थप्पड़ मारने के बाद तो सेना नहीं ना कैमरे पे बोलेगी कि हाँ बहुत पीटे हैं उसको। बोली क्या, एक बार सुन लीजिए। देखिए, वो ऑप्शंस एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नहीं रखी गई थी। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की तरफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अप्रोच किया गया था कि जब ये डेडलॉक बरकरार था कि इसमें कोई बीच बचाव की बात करें। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारी सियासी जमातों की क़यादत आपस में बात करने पे या उसके ऊपर तैयार ना थी उस वक़्त। सो आर्मी चीफ और DGI भी उसमें गए PM ऑफिस। वहाँ पे उनके साथ जो उनके मुख्तलिफ और रफ़क़ा थे उनके साथ बैठ के वहीं पे ये 3 सिनेरियोज डिस्कस हुए कि क्या क्या हो सकता है। क्या क्या हो सकता है में क्या क्या हो गया, आप सोचिए। तो पाकिस्तान सिर्फ पिटा हुआ देश नहीं है, वहां के पूर्व प्रधानमंत्री भी पिटे हुए हैं। पाठशाला में इतना ही। वैसे पीटना जो है वो अच्छी बात नहीं। नमस्कार।